एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? असगरी बाई किस क्षेत्र से हैं? ये हैं ध्रुपद गायन से, ठीक है। यह ध्रुपद गायन के फील्ड में विख्यात हैं। अच्छा, एक और आपसे पूछा जा सकता है, तीजन बाई, हाल ही में ये चर्चे में भी थी। ये किस शैली से हैं? ये हैं पांडवानी शैली से, ठीक है। कौन से? पांडवानी शैली से। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व किसका है? विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में अपने मुद्रा का विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट में स्थिरता बनाए रखना, यह किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यह रिजर्व बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? शानदार क्रांति इंग्लैंड में कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1688 ईस्वी में। कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। इसको इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इस वक्त के शासक कौन थे? ये थे जेम्स सेकेंड। ये भी आपसे पूछा जाता है, कौन थे? जेम्स सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ? अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण दोनों के बारे में आपसे पूछा गया है। किस किस पर हुआ प्रथम और किस पर हुआ अंतिम, ये बताना है। तो क्या है आपका सही आंसर? आपका सही आंसर है मालवा और असीरगढ़, ठीक है। अकबर का प्रथम आक्रमण, मालवा के शासक कौन था उस वक्त? मालवा का शासक बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर, ठीक है। बाज बहादुर के खिलाफ 1561 ईस्वी में था। और आपने पढ़ा होगा 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में जो दूसरा पानीपत का दूसरा लड़ाई था, लेकिन अकबर इसमें लड़ाई में पार्टिसिपेट अकबर ने नहीं किया था। कौन किया था? बैरम खान ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो अकबर का जो पहला आक्रमण आप बोल सकते हो वो मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ 1561 ईस्वी में था, ठीक है। और आखिरी युद्ध जो बोल सकते हो वो 1601 ईस्वी में था। कब था? 1601 ईस्वी में। और ये था मीरन बहादुर के खिलाफ। किसके खिलाफ? मीरन बहादुर के खिलाफ। और मीरन बहादुर कहाँ का था? ये असीरगढ़ का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 के क्रांति का प्रतीक जल्दी बताओ क्या था? ये था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ निहित है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। और इसका भाग क्या है? भाग है 4। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? जल्दी बताओ, बहुत बार मैंने पढ़ा है। यह है चेन्नई का बंदरगाह, यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करता है? वह कौन सा एंजाइम है? वह है एमाइलेज, ठीक है। इन चारों एंजाइम्स में से एमाइलेज है जो स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, ठीक है। अच्छा, टाइलिन आप जानते हो। टाइलिन का काम भी क्या है? यह भी जो स्टार्च है उसको माल्टोस में बदलता है, ठीक है। पेप्सिन भी आपसे पूछा जाता है। पेप्सिन का क्या काम है? यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, ठीक है। और एक पूछा जाता है आपसे ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी CCRI कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? यह नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री में बहुत बार पूछा गया है। खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। हिंदू और जैन धर्म दोनों से, इसलिए कभी भी आपका गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ आज आपने दोनों पढ़ लिया है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था और यह हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है, यानी ठंडी समुद्री जलधारा इनमें से कौन सा है? मैंने बार बार बोला है जलधारा इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। अब आप लोग में से कितने पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता। तो आपका सही आंसर है हम्बोल्ट। ठीक है। यहाँ पे देखो ब्राजील जलधारा, ये ब्राजील की जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है। इसके बाद आपका है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी है? ये भी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसके बाद है क्यूरोसिबो, ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और हम्बोल्ट या पेरुवियन इसको बोलते हैं, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है मृदा में गतिशील तत्व होता है। तो मृदा में यानी मिट्टी में गतिशील तत्व कौन सा होता है? ये होता है नाइट्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 बेलग्राम में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 40वां अधिवेशन था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और 1924 में ये हुआ था बेलग्राम में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 2 सत्रों में कम से कम अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताएं। तो भारत में किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? वो है कृष्णा गोदावरी का मैदान। ठीक है। इस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 तथा यूरो 4 क्या है? तो यूरो का इतना सारा फैक्टर आप देख रहे हो, तो क्या है ये? आपको ये बताना है क्या है ये? ये है प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदंड। ठीक है। क्या है ये? प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो इसमें से संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ कौन सा नहीं है? चेचक, प्लेग, पोलियो और डिप्थेरिया। तो आपका सही आंसर है वो है पीलिया। पीलिया एक संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक आदमी एक बार अपने पूरे शरीर का रक्तदान कर सकता है कितना सीसी? यानी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कोई इंसान मैक्सिमम कितना ब्लड डोनेट कर सकता है एक बार में? तो ये कर सकता है 250 सीसी। कितना कर सकता है? 250 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के लिए उत्तरदायी है। तो अनुवांशिकी या जेनेटिक्स फैक्टर के लिए, इनहेरिटेंस के लिए कौन उत्तरदायी है? यह है डीएनए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के काम में लाया जाता है। इन सब में से आग बुझाने के काम में किसको हम लोग लाते हैं? तो हम लोग लाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है कृति स्तंभ का निर्माण किसने किया था या किसने करवाया था? कृति स्तंभ का निर्माण तो ये करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। जजिया एक तरह का कर था जो ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था, यानी नॉन मुस्लिम्स पे ये लगाया जाता था। ठीक है। तो आपको ये बताना है ब्राह्मण, पहले शुरुआती दौर में ब्राह्मण इससे एक्सटेम्प्टेड थे, लेकिन बाद में ब्राह्मणों पर भी लगाया गया। तो किसने लगाया था? ये लगाया था पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है गेहूं के लिए वर्षा चाहिए। तो गेहूं के लिए ऑन एन एवरेज कितना बारिश चाहिए? तो ये चाहिए 60 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर के बीच में गेहूं के लिए वर्षा चाहिए। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर क्या प्रयोग किया जाता है? फिक्सर के तरह फोटोग्राफी में किस चीज का हम लोग यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं? हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टता चित्रावली है? यानी किस काल की चित्रावली को दिखाता है अजंता की अप्सरा? चलिए बताओ ये किस काल की है? तो यह है गुप्त काल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया? सांकेतिक मुद्रा, जल्दी बताओ, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक के टाइम में हुआ? तो ये किसके टाइम में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, जो आपको पता है एक बहुत बड़ा ये फेलियर था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? जल्दी बताओ हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अकबर के काल को। ठीक है। आपको याद हो अभी कुछ ही सेट पहले, शायद मुझे याद नहीं है किस सेट में, लेकिन मैंने एक सेट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस मुगल शासक का काल हिंदी गानों का काल कहा जाता है, यानी हिंदी गानों के लिए प्रसिद्ध है।
तो वो था आपका जहांगीर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहांगीर का काल हिंदी संगीत का काल कहा जाता है, ठीक है, लेकिन हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? डेट बताओ कब घटी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। अभी भी अगर आपको ये याद नहीं हुआ है तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। क्या है आंसर? आंसर है 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा, आपको पता होना चाहिए इस वक्त कौन था वाइसरॉय? तो ये था चेम्सफोर्ड, ठीक है, और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ये सब आपको पता ही है इसी के समय में, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और यहाँ से याद रखना जो मैं आज बता रहा हूँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक ऐसा भारतीय का नाम आता है जिन्होंने डायर का जो जनरल डायर था उसका सहयोग किया था। क्या नाम उनका पता है? क्या था उनका नाम? था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज, ठीक है, ये याद रखना। और इसके विरोध में गांधी जी ने कौन सा उपाधि लौटाया था? केसर हिंद का, ठीक है। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि। तो ये 3 उपाधियां हैं जो आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है, जल्दी बताओ कहाँ है? ये स्थित है कोयम्बटूर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है भरपूर मात्रा में, पर आपको ये बताना है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये पाया जाता है ग्लिसरीन, ठीक है। एक्चुअली में सोयाबीन का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? वह है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन मैक्स। तो कौन सा इसमें प्रोटीन हो जाएगा? ग्लाइसिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और आपको दिख रहा है ये हार्डिन दिख रहा है। ये हार्डिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? हार्डिन प्रोटीन पाया जाता है आपके बार्ली में। बार्ली आप यूज करते हो, ठीक है, वही बार्ली जो होता है उसमें हार्डिन प्रोटीन पाया जाता है। लेगुमिन प्रोटीन ये पाया जाता है आपके दाल में, ठीक है, यानी पल्सेस में। और जीन प्रोटीन है ये पाया जाता है मक्का में। ये सभी आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री गाय यानी सी कौ किस वर्ग का प्राणी है? सी कौ किस वर्ग का प्राणी है? तो किस वर्ग का प्राणी है? यह है स्तनधारी वर्ग का। कैसा प्राणी है सी कौ? सी कौ एक स्तनधारी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह कौन सा मेमोरी है? वह आपका रैम, ठीक है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90% तक होती है। ये 95% तक भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? लोहे की कमी अगर हो जाए शरीर में तो आपको रक्तहीनता या एनीमिया का बीमारी जो है वह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के मृत्यु पर यह किसके उद्गार थे? यानी यह किसने कहा था कि नन विल बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस बॉडी एंड सोल एवर वॉक्ड ऑन द अर्थ। ये स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? यह है एल्बर्ट आइंस्टीन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी की मृत्यु पर कहा था, नन विल बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस बॉडी एंड सोल एवर वॉक्ड ऑन द अर्थ। ये किसने कहा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निर्देश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? बीमा क्षेत्र में आपको ध्यान देना है किस क्षेत्र में आपसे पूछा जा रहा है। बीमा के क्षेत्र में यानी इंश्योरेंस के क्षेत्र में अभी जो फिलहाल है वह है 49%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? कौन सा भाषा है? यह है तेलुगु भाषा। इसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? मुक्त विश्वविद्यालय इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था हेराल्ड विल्सन ने। किसने दिया था? हेराल्ड विल्सन ने, ठीक है। और मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी। ये भी आप याद रखना, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय या इसको खुला विश्वविद्यालय भी बोल सकते हो। तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई थी? देखो यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चंस आंसर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। या तो आपको न्यू दिल्ली मिलेगा आंसर या आपको हैदराबाद मिलेगा। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हैदराबाद।
यहाँ पे बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया था सबसे पहले, ठीक है। लेकिन अगर हैदराबाद आपको ऑप्शन में ना मिले तो न्यू दिल्ली भी आपका सही होगा, जहाँ पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में खोला गया था आज़ादी के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों में से कौन सा दिया हुआ है भारत में। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट को पीसने की प्रक्रिया के दौरान चूर्णित क्लिकर में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो सीमेंट में पीसने की प्रक्रिया के दौरान जो भी चूर्ण निकलता है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, इसका कारण क्या है? क्या कारण है जिप्सम मिलाने का? इसका कारण है सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए। किस चीज के? सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? आसान सा क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ प्रचलित है? यह है गुजरात में प्रचलित, ठीक है। अच्छा, और आपके यहाँ पे दूसरे जो ऑप्शंस हैं उसमें से है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? जैसे लावनी, ठीक है, लावनी, तमाशा, ये सब महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसके बाद आपको दिख रहा है असम। असम में कौन सा है? बिहू, बिछुआ, ठीक है, ये सब असम में प्रचलित है। नागालैंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे चोंग या नुरालिम, ठीक है, चोंग या नुरालिम अगर आपसे पूछा जाए तो यह नागालैंड में प्रसिद्ध है, ठीक है। और गुजरात में आपका क्या क्या है? गुजरात में आपका डांडिया हो गया, गरबा हो गया, ठीक है, ये दो चीजें बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र और टोपरा। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं मिला है और रेस्ट सभी जगह में आपको मिला है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता है? लाहौर दिल्ली बस सेवा, जल्दी बताओ। लाहौर और दिल्ली के बीच में जो बस सेवा शुरू की गई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था सदा-ए सरहद। क्या नाम था? सदा-ए सरहद, ठीक है। बहुत बच्चे इसको समझौता एक्सप्रेस से कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ तो आपके ऑप्शन में समझौता एक्सप्रेस है नहीं, अगर रहता तो बहुत सारे बच्चे उसको आंसर कर देते। समझौता एक्सप्रेस ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई गई एक ट्रेन सेवा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बस सेवा पूछी जा रही है जो दिल्ली से लाहौर के बीच चलाई गई थी, कोई कंफ्यूजन नहीं। बस सेवा है सदा-ए सरहद और ट्रेन सेवा है समझौता एक्सप्रेस। अच्छा, समझौता एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई थी, मतलब किस दो जगह के बीच में? ये था आपका लाहौर से अटारी। कहाँ था? लाहौर से अटारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है कैगा? यह है आपके कर्नाटक में स्थित। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्मा की एक परत तलहटी में जम जाती है तो इसे क्या कहते हैं? अगर मैग्मा की एक परत तलहटी में जम जाए तो इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है सील, ठीक है। देखो, अलग अलग फॉर्मेशन होता है। जब भी मैग्मा जो है वह बाहर नहीं निकल पाता है और पृथ्वी के सतह के अंदर में ही वो जम जाता है तो अलग अलग शेप का निर्माण होता है, अलग अलग आकार होता है, ठीक है। जैसे बैथोलिथ, फैथोलिथ, बहुत सारे आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसी में से एक है आपका सील। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, झूम है एक। तो झूम क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। झूम एक तरह का कृषि का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निषेधित करता है? सेंसरशिप को कौन सा अनुच्छेद निषेधित करता है? जल्दी बताओ। यहाँ अगर सेंसरशिप का मीनिंग आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? आपका सही जो आंसर है वह है अनुच्छेद 19, ठीक है। सेंसरशिप का मतलब क्या हुआ? सेंसरशिप का मतलब हुआ कि आपके स्वतंत्रता पे अगर कोई रोक लगाए तो उसको हम लोग सेंसरशिप बोलेंगे। यानी आपके कम्युनिकेशन पे रोक लगाया जाए, आपके अभिव्यक्ति को आप अपने मन की जो अभिव्यक्ति है उसको प्रकट करने पर अगर आप पर रोक लगाया जाए तो उसको हम लोग सेंसरशिप बोलते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। इस कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 19 से सेंसरशिप को निषेधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग है? भौगोलिक दृष्टि से वह एशिया में है पर वह नाटो का अंग है। वह कौन सा देश है? जल्दी बताओ कौन सा देश है वो देश है आपका टर्की, ठीक है। टर्की या तुर्की। तुर्की यूरोप का मरीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन भौगोलिक रूप से अगर देखेंगे तो ये एशिया का पार्ट है, ठीक है। और मुस्तफा कमाल पाशा नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसको तुर्की का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है?
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी का नाम आपको बताना है। वो कौन सी नदी है? वह नदी है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। इसका उद्गम जो है वह ब्लैक फॉरेस्ट, यानी जो जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां से हुआ है और काला सागर में ये जाके गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिल्में टैक्सी ड्राइवर, गाइड और ज्वेल थीफ हमें किसकी याद दिलाती है? यानी कौन से वो एक्टर हैं जिनकी याद हमें इन सारे फिल्मों से आती है? वह कौन से एक्टर हैं? वह हैं इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे फिल्में जो हैं ये देवानंद के हैं। किनके हैं? देवानंद के। और आपके ऑप्शन में देवानंद है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोम्बासा, किसुमु और नाकुरा कहाँ के शहर हैं? मोम्बासा, किसुमु और नाकुरा यह कहाँ के शहर हैं? किस देश के शहर हैं? किस देश के शहर हैं ये सारे? तो ये सारे शहर हैं केन्या के। कहाँ के शहर हैं? केन्या के ये सारे शहर हैं। ठीक है, केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेट वार के नाम से जाना जाने वाला युद्ध, ग्रेट वार के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांगिया खेती की जाती है। तांगिया खेती कहाँ की जाती है? तांगिया खेती कहाँ की जाती है? ये की जाती है म्यांमार में। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपितो। अगला क्वेश्चन है, पनामा रोग किससे संबंधित है? पनामा रोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह संबंधित है केला से। कौन सा रोग? पनामा रोग। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? वह कौन सा देश है? चारों ऑप्शन को पढ़ो और आंसर दो। जहां पे आपका संसदीय प्रणाली भी है और अध्यक्षीय प्रणाली भी है, तो वह है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान के आरक्षण का प्रावधान किस चीज में? तो पंचायतों में। किस अनुच्छेद के तहत है? कौन सा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 243 घ। कौन सा अनुच्छेद है? 243 घ। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना, कंफ्यूज आप हो सकते हो क्योंकि सारे ऑप्शंस को देखो, सारा 243 ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? यहाँ पे मिश्रित वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन आरबीआई से आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप में पहली बार दिन रात्रि के मैच कब खेले गए? यानी डे नाइट मैच। पहली बार क्रिकेट के इतिहास में डे नाइट मैच कब खेला गया था? जल्दी बताओ, कब खेला गया था? यह खेला गया था 1992 में। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप में पहली बार डे नाइट मैच 1992 में खेला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेरोजी ने 1966 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की? तो एक चीज आप याद रखना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1966 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा। अब आपको बताना है इन्होंने ये कहां किया था। तो इन्होंने ये लंदन में किया था। ठीक है, कहां किया था? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ सबसे कम किसका है? तो यह है गामा किरण का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ध्यान से पढ़ो, अस्थायी समिति नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, वह कौन सी समिति है? ऑप्शंस पढ़ो और आंसर दो। क्या होगा आपका सही आंसर? तो आपका सही आंसर होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई समिति। ये अस्थायी समिति नहीं होती है। ठीक है,
रेस्ट जो भी है आपके हैं सार्वजनिक अकाउंट समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति, ये सारे समितियां अस्थायी समिति हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो आपका प्राक्कलन समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं ये आपसे पूछा जाता है। कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और जो सभी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है। और लोक लेखा समिति यहाँ से एक आता है, उसमें भी मैंने आपको बताया था टोटल 22 सदस्य होते हैं, लेकिन 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से उसमें होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैसेस के बाहरी जो कक्ष होता है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें जनरली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक अक्रिय गैस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। वो कौन सा है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, वो है हीलियम आपका। ठीक है। हीलियम के बाहरी जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र कहलाता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र अवस्थित है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वह कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। डेल्टा का निर्माण कब होता है? तो डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी के मुहाने पर समुद्री ज्वार निर्बल हो। क्या हो? निर्बल हो, यानी ज्वार जो है वह ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, तभी डेल्टा का निर्माण होगा, नहीं तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। डेल्टा का निर्माण तब किसका निर्माण होगा? अगर ज्वार जो है वह प्रबल हो गया तो वहां पे एस्चुरी का निर्माण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा है क्या? जर्मनी की मुद्रा है मार्क। जर्मनी में क्या चलता है? जर्मनी में मार्क चलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। और आर्य का अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम वह कहाँ भारत में आए थे, तो आप जानते हो पंजाब सिंध एरिया में वह सबसे पहले आए थे। और कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, जो मैक्स मुलर ने कहा था, ये सर्वाधिक मान्य भी है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है किसके पास? किसके पास ये अधिकार है? ये अधिकार है सांसद के पास। किसके पास? संसद के पास ये अधिकार है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है या जो विद्यमान राज्य हैं उसके सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के वेश में सन्यासी कहा था? राजा के वेश में सन्यासी किसको कहा गया है? ये कहा गया है गौतमीपुत्र सतकर्णी को। ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश के राजा हैं? तो यह सातवाहन वंश के राजा हैं। ठीक है। सातवाहन वंश के राजा हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, और इनको कहा गया है राजा के वेश में सन्यासी। ठीक है। अच्छा, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। कहाँ थी? प्रतिष्ठान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे गांधी जी का कॉन्साइंस कीपर कहा जाता है? गांधी जी का कॉन्साइंस कीपर किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ, किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। आसान सा क्वेश्चन है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है? यह होता है विद्युत से यांत्रिक और फिर यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? इन चारों में से, चार में तो है नहीं, चौथा 3 में से बताओ श्वसन अंग कौन सा होता है? कौन सा है? यह है पत्ती। ये पादपों का श्वसन अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला था? द्वितीय विश्व युद्ध ये आपने बहुत बार पढ़ा है। अब आप बताओ कि जो भी युद्ध अपराधी हुए उन पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? तो उन पर न्यूरमबर्ग में मुकदमा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? न्यूरमबर्ग में। ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? टोटल 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक जो कारण था वो क्या था? वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण।
तो जर्मनी ने जो पोलैंड पे आक्रमण किया था, ठीक है, किसने किया था? जर्मनी ने। किस पर? तो पोलैंड पर, ठीक है, ये था तत्कालीन कारण। और जो युद्ध में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाला अंतिम जो देश था वो कौन सा था? वो था आपका जापान, ठीक है। जर्मनी तो पहले ही हार गया। अच्छा, जर्मनी को हराने का श्रेय किसको जाता है? जापान को हराने का श्रेय तो आप जानते हो ये अमेरिका के पास है, लेकिन जर्मनी को हराने का श्रेय किसके पास है? तो ये रूस के पास है, ठीक है। ये 2-3 चीजें आप याद रखना। और जापान को किस तरह से अमेरिका ने हराया? एटम बम गिराकर। 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 एटम बम गिराया गया, एक हिरोशिमा पर, ठीक है, और दूसरा 9 अगस्त को नागासाकी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है? ये आपका कनाडा, ठीक है। कनाडा यूरेनियम और जिंक, ये दोनों याद रखना, ठीक है। यूरेनियम और जिंक के उत्पादन में कनाडा अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? बैक्टीरिया को मारने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, इसलिए पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी क्लोरीन मिलाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है केंद्रीय उत्पाद कर। क्या है? केंद्रीय उत्पाद कर। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज लगभग कितना है? अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज कितना है लगभग? यह है लगभग 2000 किलोमीटर, ठीक है। इसका रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जा सकता है? पृथ्वी की आयु का आकलन हम लोग यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। किससे करते हैं? यूरेनियम डेटिंग से। अगर आपको जीवाश्म की आयु पूछा जाए तो आप कार्बन डेटिंग यूज करते हो, लेकिन अगर पत्थरों का, मिट्टी का, किसी भी चीज का अगर आपसे आयु पूछा जाए तो आप यूरेनियम डेटिंग यूज करते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है पक्षी। इन सभी में से अगर देखोगे सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? ये होता है पक्षी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की संख्या है? पशुओं की सबसे अधिक संख्या किस देश में? किस देश में है? यह है भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर न्यूयॉर्क बसा है? न्यूयॉर्क किस नदी पर बसा है? कौन सा नदी है वो है हडसन नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली ये थी मालवा प्रदेश। कहाँ थी ये थी मालवा प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 1906 में राजस्व शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन वो प्रथम भारतीय था जिसने राजस्व शब्द का प्रयोग किया था? ये थे दादा भाई नौरोजी। और 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा हार्मोन है? वह है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसको पुरुष हार्मोन के नाम से यानी मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? जल्दी बताओ कौन है वो? वह है आपका सिरियस तारा, ठीक है। यह सबसे अधिक चमकीला तारा है। इसको हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु कहलाती है। भारतीय जलवायु कैसी जलवायु है? तो भारतीय जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मिथक शास्त्र में कितने पुराण हैं? हिंदू मिथक शास्त्र में कितने पुराण हैं? तो टोटल 18 पुराण है हिंदू मिथक शास्त्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता है? वो कौन भारतीय निशानेबाज है? वो है मनु भाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह भूमिगत संयंत्र के लिए यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करेगा? तो कौन सा देश है वो देश है ईरान। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? ये किया है चीन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष कौन हैं? लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष कौन है? ये हैं चिराग पासवान,
अगला क्वेश्चन है, नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो नासा का वो कौन सा यान है? वो है वोयेजर 2। कौन सा यान है? वोयेजर 2 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में यह सूर्य की परिधि तक पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर ऋण नियमों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इन चारों बैंकों में से आपको बताना है वह कौन सा बैंक है। वह बैंक है मेहसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई है? तो वो कौन सा शिक्षण संस्थान है जिसने स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाया है? वह है आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? 2019 के व्यास सम्मान के लिए किनको चुना गया है? यह है नासिरा शर्मा। ठीक है, नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान दिया गया है। और उनके किस कृति के लिए? तो कागज के 9, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस संस्थान के लिए एचएस कोड जारी किया है? एचएस कोड अभी हाल ही में किस संस्थान के लिए जारी किया गया है? ये जारी किया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए, यानी केवीआईसी के लिए। ठीक है, एचएस कोड एक 6 डिजिट कोड होता है। ठीक है, और इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है जब इंटरनेशनल मार्केट में आप जाते हो तब। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप कि पर डे की तरह आज का सेट भी आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। ठीक है, अगर आपको सेट अच्छा लगा और अभी तक आपने सेट लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो यार, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, जिसने भी ये सेट नहीं दिया है। ठीक है, चलिए कल फिर से हम लोग 8:30 बजे इवनिंग में आते हैं, क्योंकि पर डे हम लोग 8:30 बजे शाम में इस टेस्ट को लगाते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।